सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है द अल्टरनेटिंग करंट। अभी अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी क्या होता है इसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन इस वीडियो में स्पेशली हम लोग इसके पीछे के मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये बनता है और ये किस तरीके से डायरेक्ट करंट से अलग है, यानी कि डीसी से अलग है। ठीक है, तो हम लोग इसको समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बिल्कुल सिंपल चीज़ से शुरुआत करेंगे जो कि हमें मालूम है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग कुलम्ब्स लॉ पढ़ के आए हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके वोल्टेज के। और जब आप लोग इसका पूरा फॉर्मूला लिखते हो तो वहाँ पे रेजिस्टेंस यानी कि आर आई हो जाता है। ये बात हमें मालूम है। तो अगर आप यहाँ पर एक सिंपल सर्किट लेते हैं जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक आपके सामने एक युक्ति यानी कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है और एक आपके सामने एनर्जी सोर्स है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास आउट होती है, तो जब इसके अंदर से करंट पास आउट होगा तो वो रेजिस्टेंस से जाएगा और ये इक्विपमेंट ऑन हो जाएगा। ये बात हम लोग जानते हैं। तो अगर आप लोग इसको मेजर करना चाहो तो कैसे होगा ये मेजर? इसके अंदर आप लोग एक वोल्ट मीटर लगा दोगे और एक एम मीटर लगा दोगे। वोल्ट मीटर से क्या होगा, इसकी जो आपकी वोल्टेज है वो आपको पता चल जाएगी कि भाई इसके अंदर कितनी वोल्टेज जा रही है, ये जो आपका एनर्जी सोर्स लगा है ये कितने वोल्ट का है। और यहाँ पर एमीटर के अंदर आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना करंट जा रहा है। सिंपल सी बात, राइट। तो इससे आप लोग बता सकते हो कि जितना जो आपका वोल्ट मीटर है उसके अंदर मान लीजिए कि वोल्टेज आपका 4 वोल्ट का है, तो वो जो 4 वोल्ट है उस टाइम पर जो उसके अंदर जो करंट निकल रहा है वो मान लीजिए कि 2 एम्पियर का है। तो आप सिंपली जब ग्राफ बनाओगे तो आप यह कहोगे कि वोल्टेज बढ़ता है तो उसके प्रोपोर्शनली आपका करंट भी बढ़ता है। तो उससे आप लोग अगर आप इसका ग्राफ क्लियर करोगे तो ये बिल्कुल सीधी लाइन में आपका करंट जाता हुआ नजर आता है। तो इससे क्या पता चलता है कि करंट जो है वो डायरेक्टली आपका मोशन कर रहा है। तो इसको आप लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं, यानी कि स्टेडी करंट, यानी कि बिल्कुल स्टैटिक है। ठीक है, सीधी तरीके से मोशन कर रहा है। अब अगर आप लोग बात करोगे अल्टरनेटिंग करंट की, तो अल्टरनेटिंग करंट इससे किस तरीके से अलग है? तो देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, इसको समझने के लिए आपको सिंपली कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसके एंगुलर रिलेशनशिप्स को समझना थोड़ा जरूरी है। देखिए, ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं जिसके अंदर आपको एक एक्स एक्सिस नज़र आ रहा होगा और इसके अंदर आपको एक वाई एक्सिस नज़र आ रहा होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक एक्स प्लस का है, एक माइनस का है, एक वाई प्लस का है, एक माइनस का है। तो इसके अंदर क्या है कि बेसिकली 4 क्वाड्रेंट बने हुए हैं। पहला क्वाड्रेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये। ठीक है, अब हर क्वाड्रेंट जो होता है वो एक दूसरे के साथ, मतलब इसके अंदर जो एक्स और वाई जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाए हुए चलते हैं। यानी कि पहला 90 डिग्री का एंगल ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं सिंपली डायरेक्ट करंट को। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी एक लाइन जा रही है जो कि ए पॉइंट दिखा रही है। ठीक है, इसके अंदर ये वोल्टेज है और ये वाली जो लाइन है वो आपका करंट दिखा रही है, यानी कि इस पॉइंट को मैं बी नाम दे देता हूँ। इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, जिसको मैं थीटा नाम दिया है। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री। अब क्या है कि मैं क्या करता हूं कि इस बार थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, मतलब इस बार अगर मैंने वोल्टेज को बढ़ाया है तो करंट भी बढ़ेगा। तो इस बार मैंने क्या किया है कि वो जो आपका वोल्टेज है उसको तो मैं सी पॉइंट तक ले आया हूं और जो आपका करंट है वो डी पॉइंट तक आ गया है। तो इस बार आप लोग देख सकते हो कि दोनों के बीच में मैंने एंगल भी बढ़ा दिया है, तो ये एंगल बन जाता है आपका 120 डिग्री का। ठीक है, और तीसरी बार में मैं क्या करता हूं कि एंगल को और बढ़ा देता हूं, यानी कि ई पॉइंट तक ले आया मैं वोल्टेज को और एफ पॉइंट तक आ गया है करंट, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 240 डिग्री का है। तो ये जो है वो एक तरीके से रिलेशनशिप दिखा रहा है कि वोल्टेज और करंट के बीच में कितना एंगल है। अब आप ये कहोगे कि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, दोनों चल रहे हैं, तो ये तो एक सिंपली समझ में आता है। तब इससे क्या समझ में आता है? वेल, इस ग्राफ से आपको ये समझ में आता है कि ये जो करंट है वो स्टैटिक है। ठीक है, वो स्टेडी है, मतलब वो एक तरीके से ही मोशन कर रहा है। लेकिन अब अगर आप मान लो कि ये जो आपकी लाइन है ये जो टाइम के साथ साथ आगे बढ़ रही है और उसका एंगल बढ़ रहा है, इसको मैं काउंटर क्लॉकवाइज आगे बढ़ाना चाहूँ, मतलब धीरे धीरे अगर ये आगे बढ़े और हम इसे एनालिसिस करें तब क्या होगा? और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे अगर आपके पास मान लीजिए कि एक पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के आसपास मैंने एक सर्कल बना दिया है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर इसका एंगल 0 है, यहाँ 90 होगा, यहाँ पर होगा इसका एंगल 180 और यहाँ होगा 270, और यहाँ पर जब ये पहुँचेगा तो ये 360 डिग्री का एंगल पूरा कर लेगा। करेक्ट।
अब आप ऐसा मान लो कि वोल्टेज और करंट की लाइन इस आपके एक्स एक्सिस पर है। अब क्या होता है कि करंट की लाइन धीरे धीरे करके काउंटर क्लॉकवाइज मोशन करना शुरू करती है। यानी कि ऐसा मान के चलिए कि ये एक एंगल के साथ आगे बढ़ती है, ठीक है, और उस एंगल के साथ आगे बढ़ के ये 30 डिग्री के एंगल पर यहाँ आके रुकती है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या नोट किया, ये इसकी पहली पोजीशन मान के चलते हैं। अभी तक ये लाइन थी इस एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस छोटा हो गया है, मतलब इसका जो पोजीशन है वो इसके हिसाब से, अगर एक्स एक्सिस के हिसाब से नापे तो छोटी हो गई है, और वाई एक्सिस के हिसाब से नापें तो इसकी पोजीशन ये है। पहले क्या थी, जीरो पे थी। सोच के देखिए कि जब करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ थे तब इसकी वैल्यू जीरो ही थी। अब इसकी वैल्यू 30 डिग्री के एंगल पे यहां हो गई है। अब मान लीजिए कि ये 60 डिग्री का एंगल बनाना शुरू करता है, मतलब यहां से भी आगे बढ़ता है और यहां आ जाता है। 60 डिग्री के एंगल पे इसका जो एक्स एक्सिस है वो और भी छोटा हो गया, ठीक है, और जो वाई एक्सिस है वो और भी ज्यादा बड़ा हो गया। सही कह रहा हूं भाई, सिंपली 30 डिग्री के एंगल पे ये था, अब 60 डिग्री के एंगल पे ये है। इसी तरीके से 90 डिग्री के एंगल पर इसका जो वाई एक्सिस है वो मैक्सिमम हो जाएगा और एक्स एक्सिस जो है वो मिनिमम हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए कि यहां पर जब करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ में थे, दोनों एक ही एंगल बना रहे थे, उस वक्त जो एक्स एक्सिस था उसकी वैल्यू मैक्सिमम थी। फिर धीरे धीरे एंगल बनना शुरू हुआ, पहले 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, उसके बाद ये वाई पर आ गया, यानी कि 90 डिग्री पर आ गया। तो उस समय वाई की वैल्यू मैक्सिमम हो गई और एक्स की वैल्यू मिनिमम हो गई। करेक्ट। तो इसने एंगल के साथ साथ, जैसे जैसे एंगल बढ़ा वैसे वैसे इसकी आर बढ़ती गई। इस वाली जो आपकी वाई एक्सिस वाला जो मैंने माना है, इसको आर मान लिया, ये रेडियस भी है। तो ये जो है इसने क्या है, मिनिमम से मैक्सिमम हो गया ये। अब अगर इसको आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, यानी कि सर्कल में आप देख सकते हो मैंने पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम रखा है। इसके अंदर θ1 30 डिग्री, θ2 जो है आपका 60 है, ठीक है, उसके बाद θ3 120, θ4 150, उसके बाद 180। तो इसका मतलब अगर आप इसको इस तरीके से आगे बढ़ाओ कि ये 0 से 30 डिग्री पे गया, उसके बाद ये 60 डिग्री पे, फिर 90 डिग्री पे, फिर 120 डिग्री पे, फिर 150 डिग्री पे, फिर 180 डिग्री पे। तो इसका मतलब जो आपका करंट था उसने एंगल, बढ़ते हुए एंगल के साथ साथ अपना मैग्नीट्यूड चेंज किया। यानी कि पहले 3 एंगल्स में तो क्या हुआ कि θ1, θ2 और θ3 के अंदर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके बाद अगले 2 एंगल के साथ वो नीचे आ रहा है, ठीक है, और 180 डिग्री पे आकर के वो जीरो हो गया। 180 डिग्री पे आके जीरो क्यों हो गया, क्योंकि आप लोग जानते हो कि ये बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन के अंदर है। तो इसकी वजह से इसका एंगल जो है वो 180 डिग्री इक्वल में जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से आगे ले जाओगे तो 270 डिग्री पे ये -r पे पहुंचेगा, यानी कि नीचे की तरफ, और 360 डिग्री पे दोबारा जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी जब आप लोग वेव क्रिएट करोगे तो इस वेव को आप लोग कहोगे द साइन वेव। और इस साइन वेव का जो फॉर्मूला आप लिखोगे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैक्सिमम r है, r को इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसे हम लोग r साइन थीटा लिखेंगे। तो इस तरीके से बनती है आपकी साइन वेव। तो अगर आपने कभी अपने वोल्ट मीटर या फिर एम मीटर को ठीक से देखा हो, खासकर वोल्ट मीटर को, तो आप देखते हो कि जब करंट मतलब वोल्टेज अचानक से बढ़ता है तो कभी वोल्टेज जो है वो इधर की तरफ जाता है और मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद तुरंत वो वोल्टेज वापस लौट के आ जाता है, ठीक है, जीरो पे। उसके बाद दोबारा वो इधर की तरफ आ जाता है, मतलब इस तरफ मैक्सिमम पे आ जाता है, माइनस की तरफ। तो ये जो फिनोमिना है कि पहले इसका मिनिमम पे होना, फिर मैक्सिमम पे जाना, फिर वापस मिनिमम पे आना, उसके बाद दोबारा इधर की तरफ नेगेटिव की तरफ मैक्सिमम में जाना, फिर दोबारा मिनिमम में आना, तो ये जो आपका फिनोमिना है ये साइन वेव को शो कर रहा है। इसका मतलब ये बार बार जो आपका वोल्टेज चेंज हो रहा है तो इससे बार बार करंट भी चेंज होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप लोग इसको उल्टा भी कर सकते हो, यानी कि इसमें आपने क्या देखा कि इसके अंदर आपको जो प्रोजेक्शन है वो वाई एक्सिस के ऊपर हो रहा था, यानी कि पहले एक्स एक्सिस मैक्सिमम था, उसके बाद धीरे धीरे करके वाई एक्सिस मैक्सिमम हो गया। इस बार हम लोग मानेंगे कि इसका प्रोजेक्शन जो है वो आपका एक्स एक्सिस पे होगा। तो अगर आपका जो वोल्टेज है और करंट है वो दोनों के दोनों एक्स एक्सिस पर हैं, इस वक्त ये आपको मैक्सिमम नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो इस वक्त जो उसकी वैल्यू है मैक्सिमम है। अब आप जैसे ही इस लाइन को, करंट की लाइन को अगर ये रोटेट करना शुरू करती है ऊपर की तरफ, θ1 एंगल बनाएगी, ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा कि एक्स की वैल्यू घटी, वाई की बढ़ी। θ2 बनाएगी, एक्स की वैल्यू और भी घट गई, वाई की वैल्यू और भी बढ़ गई। इसी तरीके से 90 डिग्री पे जब ये पहुंचेगा तो उस वक्त जो आपका एक्स है वो जीरो हो जाएगा और वाई मैक्सिमम हो जाएगा।
सही है। तो उस वक्त जो आपका इसके लिए करंट है वो मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स के हिसाब से देख रहे हैं ना हम लोग, पिछली बार वाई के हिसाब से देखा था। तो इसका मतलब इसकी जो वेव बनना शुरू होगी वो जीरो पे थी तो मैक्सिमम थी, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे एंगल थोड़ा सा आगे बढ़ा तो ये कम होने लगी, और आगे बढ़ा तो और कम होने लगी, और 90 डिग्री पे आकर के जीरो हो गई, ठीक है। उसके बाद दोबारा जैसे जैसे अब बढ़ने लगा, मतलब दोबारा एंगल बढ़ने लगा तो और बढ़ने लगी, लेकिन इस बार नेगेटिव में। उसके बाद अगला थीटा 4 एंगल आया तो और बढ़ गई, और जब 180 डिग्री पे पहुंची तो मैक्सिमम हो गई, यानी कि जीरो पे मैक्सिमम थी और 180 डिग्री पे मैक्सिमम है, ठीक है। फिर दोबारा 270 पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी, और 360 पे फिर से मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये वाली जो वेव है आपकी, इसको आप लोग कहोगे कॉस वेव, यानी कि कॉसाइन वेव, और इसको आप लोग लिखोगे आर कॉस थीटा। समझ रहे हैं, उसमें वाई एक्सिस के लिए किया था, ठीक है, तो साइन वेव थी वो, और इसके अंदर एक्स एक्सिस के लिए किया है तो ये कॉस वेव है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग दोनों की दोनों वेव्स को एक साथ चलाएं, साइन वेव और कॉस वेव को, तो वो कुछ इस तरीके से चलना शुरू होंगी। ये वाली आपकी साइन वेव है, ये वाली आपकी कॉस वेव है, राइट। तो इस तरीके से करंट जो है वो फ्लो करेगा। दोनों के अंदर फर्क देख रहे हो, जब हम लोग डायरेक्ट करंट की बात कर रहे थे, डायरेक्ट करंट के अंदर क्या हो रहा था कि वोल्टेज बढ़ रहा था, करंट बढ़ रहा था, तो आपका सीधा सीधा जो आपका जो लाइन है वो सीधी सीधी आगे बढ़ रही थी। इसके अंदर क्या हो रहा है, हर थोड़ी देर में, मतलब हर सेकंड में जो आपका वोल्टेज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है। अब जब वोल्टेज चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे, कि भाई करंट जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात तो इसके अंदर भी दिख रही है, उसके अंदर भी दिख रही है, लेकिन करंट हमारी बात क्यों मानेगा? ये सवाल जो है थॉमस एल्वा एडिसन ने निकोला टेस्ला से भी पूछा था कि भाई डायरेक्ट करंट के अंदर तो क्या होता है कि अगर मैं किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो करवाता हूं तो सीधे सीधे कोई बल्ब या कोई भी चीज जो है वो ऑन हो जाएगी। लेकिन आप ये कह रहे हो कि इसका मैग्नीट्यूड बार बार चेंज हो रहा है वोल्टेज का, उसकी वजह से करंट चेंज हो रहा है, ये करोगे कैसे? कि भाई जो करंट है वो आपकी बात मानेगा क्यों? तो ये एसी वोल्टेज और एसी करंट कैसे जनरेट होता है, इसको हम लोग समझेंगे अगले लेक्चर के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एसी करंट कैसे चलता है और डीसी करंट कैसे चलता है, ये इसका मैकेनिज्म है इसके पीछे का, राइट। एसी करंट के अंदर क्या होता है, वोल्टेज और करंट लगातार चेंज होते रहते हैं, इसकी वजह से वो साइन और कोसाइन वेव के अंदर ट्रेवल करते हैं। और डीसी करंट के अंदर क्या होता है कि वी जो है, यानी कि वोल्टेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो सीधे ही बिल्कुल सीधी लाइन के अंदर ट्रेवल करता है। दोनों के बीच का फर्क आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी, इसके अंदर समझाए हुए सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।